नमस्कार। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल के इस सत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम ललित सिंह है और मैं ग्राफिका राहिल यूनिवर्सिटी भीमताल में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इस सत्र में हम ये सीखेंगे कि वार्ता कैसे की जाती है और कौन सी विभिन्न तकनीकें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले सत्र में हमने ये समझा था कि संघर्ष क्या होता है और उसके कितने प्रकार हो सकते हैं और इसका समाधान कैसे हमें ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले हम वार्ता को समझेंगे। वार्ता या निगोशिएशन या संवाद ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष जिनके की अलग अलग हित होते हैं या उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं या उनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं, तो उनको आपस में एकमत करने के लिए या एक समझौता करने के लिए जिसमें कि सभी लोग सहमत हों, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल होती है उसको हम वार्ता बोलते हैं या संवाद बोलते हैं। अब वार्ता की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति या किसी भी ग्रुप की अपेक्षाएं एक होती हैं और जो वास्तविकता होती है वो अलग होती है और दोनों में अंतर होता है, और इस अंतर को कम करने के लिए हमें वार्ता की आवश्यकता होती है। और हम जब वार्ता करते हैं तो उन कारणों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। तो वार्ता की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी संघर्ष होता है तो संघर्ष एक उसका समापन एक शांतिपूर्ण ढंग से हो, एक समाधान के साथ हो, उसको करने के लिए हमें वार्ता की आवश्यकता होती है। जहाँ भी टकराव होने की संभावना होती है वहाँ हम ये करते हैं। दूसरा है पारस्परिक लाभकारी समझौते तक पहुँचने के लिए हम वार्ता की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर दो या दो से अधिक लोग हैं और हम इस तरह की अपेक्षा करते हैं कि हमारे वार्ता के बाद करने के बाद दोनों ही पक्षों को बराबर का फ़ायदा होगा। मान लीजिए कि दो कंपनियां हैं, एक प्रोडक्शन में बहुत अच्छी है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छी है। तो अगर दोनों आपस में वार्ता कर लेते हैं तो इससे दोनों को लाभ ज़्यादा मिलेगा। तीसरी आवश्यकता वार्ता की होती है जब हम रिश्तों को बनाते हैं या बनाए रखना चाहते हैं, तब हमें वार्ता की ज़रूरत होती है जिससे कि हम उसको नया एक डायरेक्शन दे सकें अपने रिश्तों को और वो मधुर बने रहें। चौथी आवश्यकता हो सकती है वार्ता की जब हमारे पास सीमित संसाधन हो और इस्तेमाल सभी को करना हो। तो हम यह वार्ता करना चाहेंगे कि एक ही संसाधन को या जो सीमित संसाधन है उनका हम आपस में मिलकर कैसे अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। इसमें साझा इस्तेमाल के लिए हम ये वार्ता करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी एक संस्था में एक ही कमिटी हॉल है, तो हम वार्ता करके ये देख सकते हैं कि जितने भी उपयोगकर्ता हैं उस हॉल के, वो कैसे समझौते के साथ अच्छी तरह उसका उपयोग कर सकें बिना एक दूसरे से संघर्ष किए। पांचवा होता है जब कोई परिवर्तन आता है तो हम उसके साथ तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का परिवर्तन आता है कि दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं और एक नई कंपनी बन जाती है। तो बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट में परिवर्तन आ जाता है, काम करने के तरीके में आ जाता है, जगह जहां पर वो काम किया जाता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तब हम इस परिवर्तन में कैसे तालमेल बिठा सकते हैं उसके लिए हम वार्ता करते हैं और यह एक मत होते हैं कि अब आगे से परिवर्तन के बाद हम किस तरह से काम करेंगे या कार्य करेंगे जिससे कि परिवर्तन का नकारात्मक असर हम सभी पर ना आए। छठी स्थिति वो होती है जहाँ पर कि कोई स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए हमको वार्ता की आवश्यकता होती है। कि मान लीजिए कि दो कंपनी में प्रतिस्पर्धा है और उस प्रतिस्पर्धा का दोनों को नुकसान हो रहा है, तो एक नुकसान और आगे ना बढ़े इसके लिए भी हमें वार्ता की आवश्यकता होगी। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जहाँ पर कि वार्ता का उपयोग हम अपने कार्यस्थल पे या व्यवसाय में करते हैं।
तो कार्यस्थल पे किस तरह की वार्ता हो सकती है? मान लीजिए वेतन या पदोन्नति पर चर्चा करी जा सकती है, या किसी हम कार्यस्थल पे अलग अलग लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनमें आपस में जिम्मेदारियों को कैसे बांटा जाए उसके बारे में वार्ता की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे कि सभी सभी कर्मचारियों को बराबर की जिम्मेदारियां मिलें और उसका वो इस बात से संतुष्ट हों। या ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा टीमों में आपस में मतभेद हों, यानी कि वो साथ काम न कर पा रहे हों और इसकी वजह से संघर्ष हो रहा हो दोनों में, और पूरी पूरी उपयोगिता के साथ काम न कर पा रहे हों, तब हमें वार्ता की ज़रूरत पड़ती है। यह जो वार्ता होती है ये छोटे स्तर पर भी हो सकती है, रोज़ भी हो सकती है और कभी कभी भी हो सकती है। जैसे कि व्यवसाय में हम देखते हैं कोई क्लाइंट या जो विक्रेता होता है, उनका आपस में कोई व्यापारिक अनुबंध होता है, और तो उसके बारे में वार्ता की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि जो विक्रेता होता है या क्लाइंट होता है उन सभी के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको हम मीट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी विक्रेता या क्लाइंट के साथ मूल्य का निर्धारण करने या डिलीवरी की शर्त करने के लिए उसके लिए भी वार्ता का उपयोग होता है, और ये हो सकता है कि एक दैनिक स्तर पर ये कार्य हो, या इस तरह की वार्ता हम दैनिक या करीब प्रतिदिन करें, ऐसा भी हो सकता है। व्यवसाय में हमको इस बात की भी वार्ता की ज़रूरत पड़ सकती है जहां हम किसी दूसरे व्यवसायी के साथ साझेदारी की बात कर रहे हों, या कोई निवेश करता हो जिनसे कि हम यह जानना चाह रहे हों कि वो हमारे व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं, तो किन शर्तों पे वह हमारे व्यवसाय में निवेश करेंगे उसके बारे में भी वार्ता हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में भी कई सारी वार्ता करनी पड़ती है, जैसे कि किसी बड़े परिवार में या छोटे परिवार में भी जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि एक साथ मिल के रहते हैं और जिम्मेदारियां एक ही व्यक्ति नहीं पूरी ले सकता है, इस वजह से कैसे बंटवारा हो, ये आपसी मत से इस बारे में वार्ता करके इस एक मत हुआ जा सकता है। या कभी बार ऐसा भी हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मित्रों में आपस में मन मुटाव हो गया हो और वो आपस में बात ना कर रहे हों, तो इसको बहुत आसानी से वार्ता से सुलझाया जा सकता है, जहाँ पर कि सारे मित्र आपस में बैठ के अपने अपने मत बताते हैं और जो मनमुटाव होता है उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे वापस मधुर संबंध बन सके। राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बहुत देखा जाता है, जैसे कि शांति समझौते होते हैं, दो देशों के बीच हो सकता है कि शांति न हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो आपस में बैठ के वार्ता करते हैं और इसमें एक निर्णय पे पहुंचते हैं जिससे कि दोनों का ही नुकसान ना हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार समझौते भी हो सकते हैं, ये दो देशों के बीच में भी हो सकते हैं, जहां दो देश या दो से ज़्यादा देश आपस में व्यापार करने का वार्ता करते हैं, जिससे कि एक दूसरे को पारस्परिक फ़ायदा हो सके। या कई बार कोई नीति अगर निर्माण करनी होती है तो जितने भी हितधारक होते हैं उनसे हम वार्ता करते हैं कि क्योंकि नीति बनेगी तो सारे हितधारकों के प्रति वह संवेदनशील होनी चाहिए, तो इसके लिए भी हमें वार्ता की ज़रूरत पड़ती है। अब वार्ता के लिए या निगोशिएशन के लिए किस तरह के कौशल की हमें आवश्यकता होती है, ये हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। सबसे पहले तो संवाद क्षमता होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाएँ और ये एक सम्मानपूर्वक तरीके से भी रख पाएँ। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप में सुनने की कला होनी चाहिए, यानी कि दूसरे पक्ष को जब आप सुन रहे हों तो पूरी भावना के साथ सुने और उसको अपना कोई ओपिनियन न दें। तीसरा होता है भावनात्मक नियंत्रण, जहाँ पर कि हम उत्तेजना नहीं करते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से वार्ता करने की कोशिश करते हैं, चाहे भले ही जो मुद्दा हम वार्ता में कर रहे हों वो तनावपूर्ण हो। तीसरा होता है कि हमें इस तरह का ओरिएंटेशन चाहिए होता है जो हम समस्या का समाधान ढूंढें, समस्या पर फोकस न करके उसके समाधान पर करें।
तो इसमें रचनात्मक तरीके से हम नए समाधान ढूंढ सकते हैं या ऐसे समाधान ढूंढ सकते हैं जो सभी के लिए लाभकारी हों। पांचवा, हमें प्रभावशील होना चाहिए, यानी कि दूसरे लोगों को बिना उनको मजबूर किए या बिना उनको थ्रेटन किए हम उनको समझा सके और बात मनवा सकें। उसके बाद जिस कौशल की ज़रूरत होती है वो आत्मविश्वास की होती है, जिसमें बिना आक्रामक हुए आप आत्मसम्मान से अपनी बात कहते हैं और दूसरों की सुनते हैं। सहानुभूति भी एक कौशल है जो वार्ता में काम आती है, जिसमें कि हम दूसरों के पक्ष के अलावा उनकी भावनाओं को भी समझते हैं और पूरा सम्मान देते हैं। और आखिरी में हमारे पास ये क्षमता होनी चाहिए कि हम निर्णय ले सकें। सारी वार्ता के बाद हम निर्णय तक पहुंच सकें और एक निर्णय ले सकें जिसमें सभी का भला हो। अब हम कुछ तकनीक देखेंगे जो कि वार्ता में काम आती हैं। तो पहली तकनीक होती है जिसको हम BATNA बोलते हैं, या इसको हम ये समझते हैं कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, यानी कि जब अगर कोई समझौता होता है और उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो उस स्थिति में कौन सा विकल्प सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा जो हम चुन सकते हैं। तो जब हम इसके साथ वार्ता करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अगर वार्ता विफल भी हो गई तो हमारे पास एक मजबूत विकल्प है, और ऐसा होने से हमें आत्मविश्वास मिलता है। और जब हम वार्ता करते हैं तो हम कमज़ोर ना हो के एक मजबूत स्थिति आप लेके हम बात करते हैं, वार्ता करते हैं, जिससे कि जो उसका समझौते के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो सभी के लिए अच्छा हो। एक और बहुत ही अच्छा तकनीक है हमारे पास जिसको कि हम विन विन तकनीक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब वार्ता होती है तो इसमें अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि एक सबसे बुरा हो सकता है कि जिसमें कि दोनों ही लोगों का नुकसान हो। एक हो सकता है कि एक जने का नुकसान हो, दूसरे का फ़ायदा हो। दूसरा हो सकता है कि दूसरे का नुकसान हो, एक का फ़ायदा हो। तो इन तीनों स्थितियों में किसी न किसी का नुकसान ज़रूर होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वार्ता इस तरह से हो कि जितनी भी उसमें लोग हैं वार्ता करने के लिए उन सभी का फ़ायदा हो, नुकसान किसी का ना हो। इसको हम विन विन सिचुएशन बोलते हैं या विन विन वार्ता रणनीति मानते हैं, क्योंकि इसमें हम इस तरह से वार्ता करते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति का या एक पार्टी का इसमें नुकसान ना हो और वार्ता से जो निष्कर्ष निकले वो सभी के लिए लाभप्रद हो। हम अगले व्याख्यान में संवाद में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करेंगे। धन्यवाद।